हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अब ट्रूडो ये कह रहे हैं कि जो पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं कनाडा को अपना 51st स्टेट बना लूंगा, और उसके बाद में काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स बाहर निकल के आए जिसमें कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हेल में भी ऐसे कोई चांसेस नहीं है। बाकी लीडर्स भी ऐसे कह रहे थे कि ये तो सिर्फ जोक है। बट अब क्या हुआ है कि ट्रूडो वार्न कर रहे हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है कि यूएस कनाडा को अपने साथ में मिला ले और उसे बनाए 51st स्टेट। और यूएस ऐसा चाहता क्यों है? क्यों वो कनाडा को मिलाना चाहता है? और क्या पॉसिबल भी है? क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिससे यूएस जो है वो कनाडा को अपने साथ मिला सकता है? और अगर जो तरीके हैं पॉसिबल, उसके बाद में क्या रेपरकशन देखने को मिलेंगे? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है। एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग कि पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी इतना बेहतरीन एनालिसिस नहीं किया होगा। बस आपका सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पेशेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई? अभी आपको पता है कि टोरंटो के अंदर कनाडा और यूएस की एक इकोनॉमिक समिट चल रही है, जहां पे जस्टिन ट्रूडो ने यह वार्निंग दी कि अब एक रियल पॉसिबिलिटी है कि यूएस कनाडा को अपने साथ मिला सकता है। लेकिन यह समिट हो क्यों रहा था? क्योंकि आपको पता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने पहले कहा था कि जैसे ही मैं सरकार में आऊंगा, जैसे ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन संभालूंगा, तो मैं कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ्स लगा दूंगा। लेकिन हालांकि अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसको पोस्टपोन क्यों किया गया और क्या ऐसे स्टेप्स लिए कनाडा ने जिसकी वजह से यूएस प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि मैं अब डिले करता हूं, पोस्टपोन करता हूं कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगाना। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि नवंबर के अंदर जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का डिनर होस्ट कर रहे थे, वो किसके साथ में? आपके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ में, जहां पे उनका एक प्राइवेट रेजिडेंस है, आप देख सकते हो, मारा ए लागो, जहां पे वो डिस्कस कर रहे थे कि जो टैरिफ्स लगाने की बात की गई थी, जब भी इलेक्शन कैंपेन चल रहा था कि मैं कनाडा पे टैरिफ्स लगा दूंगा, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। और उन्होंने साफ साफ ये कहा और रेफर किया कि कनाडा को 51st स्टेट बन जाना चाहिए यूएस का। और दूसरा, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को बोला कि मैं आपको गवर्नर भी बना सकता हूं कनाडा का, अगर आप ये शर्त मान लेते हैं तो। लेकिन कहानी यहां नहीं खत्म होती। कैनेडियन लीडर्स भी अब ये कह रहे हैं कि ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। वो उस टाइम पे जोक नहीं कर रहे थे। बट मुद्दा क्यों है? क्यों वो कनाडा को यूएस का हिस्सा बनाना चाहते हैं? उससे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी पड़ेगी, वो आएगी आपके मैप से। और अभी उन्होंने दोबारा बोला है कि मैं चाहता हूं कि 51st स्टेट अगेन बनाया जाए। तो इसके काफी सारे कारण हैं, वो अभी अपन डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। देखिए, ये जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। नॉर्दर्न जो बाउंड्री है वो लग रही है कनाडा के साथ में, और नीचे जो बाउंड्री है वो लग रही है मैक्सिको में। तो पहला तो ये है कि इन दो नेशंस के साथ में यूएस का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि जितना इंपोर्ट ये करवाते हैं, मतलब यूएस जो है जितना इंपोर्ट करवाता है कनाडा से, मैक्सिको से, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यूएस जितना एक्सपोर्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज यह है कि कनाडा और मैक्सिको से आपको इलीगल फ्लो देखने को मिलेगा इमिग्रेंट्स का, जिसकी वजह से वहां की डेमोग्राफी चेंज होती है, जिसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चेंज होता है, और वहां पे क्राइम का जो रेट्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तीसरा जो फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पाएंगे कि इलीगल ड्रग्स भी मूव कर रहे हैं यूएस टेरिटरी के अंदर, और स्पेशली मैक्सिको और कनाडा से। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाना चाहता हूं। और उसके रेफरेंस में उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कनाडा हमारा हिस्सा बनता है तो मैं बेटर हेल्थ केयर सिस्टम दूंगा, कोई टैरिफ्स नहीं होंगे, टैक्सेस को मैं कम कर दूंगा, और मैं अच्छे से कनाडा को प्रोटेक्ट करूंगा मिलिटरीली। यानी कि जो उनकी सैन्य ताकत है वो भी कनाडा को प्रोटेक्ट करने में लग जाएगी, राइट, अगर ऐसा कोई भी इशू आता है तो। अब आपको यहां पे दो चीजें समझनी होंगी। कनाडा जिसकी पॉपुलेशन 40 मिलियन है, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर कि वो एक नेटो मेंबर है। ध्यान रखिएगा, मैं इसको आगे लिंक करता हुआ नजर आऊंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ, और साथ साथ में आपको मिलेगा अप टू 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। कोई भी आप कोर्स लेते हैं, कितनी भी अवधि का, कितनी भी ड्यूरेशन का, तो आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज UV50, राइट।
दैट इज YUVI, यूवी पाजी वाला यूवी, और उन्होंने मार दी 50 और वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को कॉन्सुलेट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं हमारी टीम के साथ में, जिसमें मुनाल सर हैं, सुदर्शन सर हैं, प्रतीक सर हैं, राइट। उनके साथ आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। और अभी कोर्स अवेलेबल है 11,999 में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, ट्रंप को कनाडा चाहिए क्यों? स्पेशली आपको पता है, तीसरा फैक्ट और है मैं बताना चाहूंगा पॉपुलेशन के साथ में मैंने आपको ये बोला कि वो नेटो का मेंबर। तीसरा, कनाडा एक रिसोर्स बोल सकते हो कि नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्री है, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, राइट। अगर मैं बात करूं कि कनाडा जो अपने क्रिटिकल मिनरल को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आप देखिए यूएस को वो अराउंड $83.8 बिलियन जो है उतना मटेरियल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स। और इसकी वजह से भी ट्रेड डेफिसिट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं चाइना को अराउंड 10.4 और यूके को अराउंड 9.4। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। अब कनाडा जैसे रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो लगभग यहां पे आप पाएंगे कि 60 से ज्यादा मिनरल्स और मेटल्स मिलते हैं, चाहे से वो निकल हो, चाहे से वो पोटाश हो, एल्यूमिनियम हो, यूरेनियम हो। और की मिनरल रिच प्रोविंसेस की बात करूं तो आप कनाडा देखिएगा, तो कनाडा में आप देखिए ओंटारियो में आपको क्या मिल रहा है? निकल, क्रोमाइट, कॉपर। क्यूबेक में लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स, जो कि आने वाले टाइम पे चाहे से वो ईवीज हो या फिर आपकी बाकी मेजर इंडस्ट्रीज हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश कोलंबिया में क्या मिल रहा है? कॉपर, मोलिब्डेनम, नोबियम। और आपके सैस्कैटचेवन एंड मनीतोबाओ में आपको अल्ट्रा हाई ग्रेड यूरेनियम और पोटाश मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे इन लोकेशंस पे ये मिनरल्स प्रेजेंट है। तो क्यों यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूएस ज्यादा डिपेंड करता है इन कैनेडियन मिनरल्स पे। अभी मैंने आपको बताया कि अराउंड 83.8 US बिलियन डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट हो रहा है कनाडा से यूएस की तरफ, वो सिर्फ इन्हीं मिनरल्स का हो रहा है। तो 25% जो यूएस यूरेनियम नीड्स है वो आपको सैस्काचेवेन माइन से फुलफिल होती है। 80% ऑफ यूएस पोटाश जो है वो कनाडा से इंपोर्ट करवाता है। 70% जो है यूएस का एल्यूमिनियम कम्स फ्रॉम प्लांट्स इन क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया। और सबसे बड़ी बात, यूएस जो कि हमेशा से डिफेंस पे अपने बजट में बहुत ज्यादा स्पेंड करता हुआ नजर आया है, तो निकल, जिंक एंड जर्मेनियम जो है कनाडा के यूज होते हैं उनके यूएस वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगला फैक्ट है, जिस तरीके से ग्लोबल कंपटीशन और चाइना का रोल देख रहे हैं। अब आपको भी पता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना डोमिनेट करता हुआ नजर आता है, चाहे से वो ग्लोबल माइनिंग हो, चाहे से वो रिफाइनिंग हो, चाहे से वो स्मेल्टिंग ऑपरेशंस हो, राइट। लेकिन वो कहां से लेता है मिनरल्स? वो मिनरल्स लेता है कनाडा से ही, पहली चीज। तो अब समझ में आनी चाहिए, एक चीज आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, कनाडा का मिनरल चाइना में जा रहा है क्योंकि चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन अच्छी है, बट कनाडा की सप्लाई चेन अच्छी क्यों नहीं है? उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन है जिस तरीके से वहां के परमिटिंग रूल्स हैं, और वो परमिटिंग रूल्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको परमिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। दूसरा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। अब ओंटारियो जो कि रिंग ऑफ फायर है, वहां पे रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं आपको। वहां पे अभी तक आपको पता है कि इतने अच्छे मिनरल्स हैं, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, बट उसके बाद में भी आप वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर पाए हो इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसी वजह से जो नॉर्दर्न अमेरिकन सप्लाई चेन है वहां पे कनाडा स्ट्रगल करता है। और इसी चीज को यूएस चाहता है कि हम किस तरीके से चाइना को काउंटर कर सकें। चाहे से अब देखिए, पहला ट्रेड डेफिसिट को कम करना, दूसरा चाइना को काउंटर करना, और तीसरा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना। ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद में मैंने कहा कि जब ट्रूडो ने पहले कहा था कि हम तो कभी कनाडा जो है कभी यूएस को ज्वाइन ही नहीं करेगा, कोई चांस ही नहीं है हेल के अंदर ही, और बाद में ये भी बोला था ट्रम्प ने कि मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। और इसी इकोनॉमिक समिट में ये डिस्कशन हुआ और इसी के तहत ये डिस्कशन हो रहा था टैरिफ्स के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी ट्रेड वॉर छिड़ने वाला था जिसमें कि यूएस ने प्लान किया था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा 25%, और कनाडा भी प्लान कर रहा था कि हम भी टैरिफ्स लगाएंगे यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर। लेकिन अभी उसको क्या नाम है आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, और उसका रीजन ये है कि 30 डेज जो रिलीफ मिली है क्योंकि कनाडा ने कुछ कंसेशन लिए हैं। तो एक ड्रग है फेंटेनाइल ड्रग, उसको सुपरवाइज करने के लिए एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई है। साथ साथ में जो भी कार्टल्स इन्वॉल्व हैं उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। ये सारे स्टेप लिए गए हैं। इसी वजह से जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने 30 डेज का एक रिलीफ दिया है, 30 डेज इसको पोस्टपोन किया है। और यूएस ये भी साफ साफ कहता हुआ नजर आता है कि हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर सब्सिडीज देते हैं कनाडा को, तब जाके उनके इंडस्ट्रीज वर्क करती है और उसी वजह से हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको समझनी थी। अब
बात करेंगे यूएस को क्या फायदा है और कनाडा को क्या घाटा होगा, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे यूएस हथिया सकता है। इसके बाद में आपको पता लग गया कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हथिया सकता है और क्या यह पॉसिबल है या नहीं। तो प्लीज आप मेरे साथ में बने रहिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट, अब पहली चीज, मैसिव इकोनॉमिक गेन्स। अब आपको यह चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैसिव इकोनॉमिक गेन्स कैसे होगा। अरे जब आप कनाडा को हथिया लोगे, राइट, अगर कनाडा आपका 51st स्टेट बन गया तो आपका जो भी कनाडा का नेचुरल रिसोर्स है वो आपके हाथ में आ गया, जैसे वो ऑयल है, गैस है, टिम्बर है, मिनरल्स है। राइट, उससे क्या होगा, उससे पहली चीज आपका जो ट्रेड डिफिसिट था वो कम हो जाएगा। राइट, तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक गेन्स होंगे। दूसरे जो की इंडस्ट्री है, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, एनर्जी, उससे क्या होगा, जो यूएस की इकोनॉमिक डोमिनेंस है वो और ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट यह है कि जिस तरीके से हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है, हिस्ट्री रही है अमेरिका की अपने आप को एक्सपेंड करने की, उसमें भी वो सफल होगा, और उस सफल होने की वजह से उनका जो रियल एस्टेट सेक्टर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा। ये सारे फायदे हैं। दूसरा, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एडवांटेज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कनाडा से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे, राइट, आपको बताया कि इलीगल फ्लो हो रहा है ड्रग्स का, तो जब इसमें मिल जाएगा तो जो नॉर्दर्न बाउंड्री पे प्रोटेक्शन होती है, ऑब्वियसली बात है बॉर्डर सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। राइट, क्योंकि अब बॉर्डर की दिक्कत नहीं है, अब वो हमारा ही स्टेट है। राइट, पहली चीज। फिर उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा वो बेसिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आर्कटिक में उनको एक्सेस मिल जाएगा जिससे वहां पे भी बेसिस एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें वो क्या करेंगे, रशिया और चाइना को वो काउंटर कर पाएंगे। जो उनकी प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अपनी पावर को, उसको भी काउंटर किया जाएगा। और जो आर्कटिक के रिसोर्सेज हैं, जो स्पेशली जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहां पे भी पॉसिबल हो जाएगा। फिर ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू आएगा। अगर कनाडा मर्ज होता है, 51st स्टेट बनता है, तो उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो इकोनॉमी है वो भी यूएस के अंदर ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से यूएस जो है उनको एडिशनल टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। और इसी वजह से अगर जहां पे अभी कनाडा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है, अगर यूएस आता है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, और जो सप्लाई चेन अभी वीक है उसको स्ट्रांग किया जाएगा, जिससे कि चाइना को काउंटर किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ग्लोबल ट्रेड में क्या होगा, ग्लोबल ट्रेड में उनकी मजबूती होगी और भी ज्यादा। राइट, जिस तरीके से अभी ग्लोबल ट्रेड में मोस्टली आप देखते हैं कि यूएस डॉलर में होती है सारी की सारी चीजें। और दूसरी चीज, अगर आपने चाइना को काउंटर कर लिया अपनी सप्लाई चेन से, तो देन यू विल बी अगेन अ सुपर पावर, चांसेस बन जाते हैं। बट अब फायदा यह है कि कनाडा को क्या घाटा है, ऑब्वियसली बात है नेशनल सॉवरेनिटी का लॉस होना। नेशनल सॉवरेनिटी मतलब कि जब आपका डिसीजन, इंटरनल या एक्सटर्नल डिसीजंस आप खुद बनाते हो, आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। राइट, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट कंट्री हो तब तो आप ये डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आप इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हो तो आप ये डिसीजंस नहीं ले पाओगे। राइट, तो आप कंट्रोल खोदोगे अपनी गवर्नमेंट और पॉलिसीज पे। फिर कैनेडियन लॉज जो है, जैसे वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम पे हो, वो यूएस का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ओवर पावर करता जाएगा, क्योंकि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। चाहे से आप हेल्थ केयर की बात करो, गन लॉस की बात करो, गवर्नेंस की बात करो, ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। और इकोनॉमिक लेवल पे आपको डिसरप्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस की इकोनॉमी रहती है, यूएस की पॉलिसीज रहती हैं, वो कैनेडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर सप्लाई करते हैं, क्या सब्सिडीज, जिससे कि कैनेडियन जो इंडस्ट्रीज है वो चलती रहे, और उसी वजह से उन्हें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो जो गवर्नमेंट सब्सिडीज और रेगुलेशंस हैं उस पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली बात है कल्चरल एंड सोशल चेंज देखने को मिलेंगे। जो कनाडा की एक आइडेंटिटी है, उनका एक कल्चर है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि वो अमेरिका के साथ जब मर्ज होंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उनका कल्चर उनको ओवर पावर कर देगा। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है कि अगर कैनेडियन सिटीजन्स पार्ट बन गए तो हमें काफी सारे सिविल अनरेस्ट, काफी सारे कन्फ्लिक्ट, काफी सारे सिविल वॉर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इंटरनल बैकलैश भी देखने को मिल सकता है, चाहे से वो मिलिट्री इंटरवेंशंस के फॉर्म में हो या फिर वो इकोनॉमिक बैकलैश की फॉर्म में हो। बट कैसे एक्वायर किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे कि अमेरिका एक्वायर कर सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, और सबसे बड़ी बात, क्या यह पॉसिबल है कि नहीं है, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, और कैसे इनफैक्ट यूएस जो है कनाडा को अपनी अमेरिकन टेरिटरी बना सकता है।
पहले आपको बता दूं कि यूएस ने पहले भी काफी सारे टेरिटोरियल एक्विजिशन किए हैं, चाहे से वो ट्रीटी से किए हों, चाहे से उन्होंने इकोनॉमिक फोर्स से किए हों, यानी कि पैसे में खरीदा हो, या फिर यूनाइटेड नेशन की कोई ट्रस्ट टेरिटरी रही हो, या फिर उन्होंने एनेक्सेशन किया हो। ये सारी चीजें उन्होंने की हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगाया है, राइट। ये सर 1947 में मार्शल आइलैंड आप देख सकते हो, राइट। ये सारी चीजें हैं, ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, और यहां पर मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आपके लिए बात की है। तो पहली चीज है वॉलंटरी एनेक्सेशन, यानी कि, और हाईली अनलाइकली है, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि कनाडा खुद कह दे कि हमें यूएस का पार्ट बनना है, यानी कि हमें यूएस का 51st स्टेट बनना है, उसे हम कह रहे हैं कि वॉलंटरी एनेक्सेशन हो जाए, वो उसको मर्ज कर ले या उसमें मिल जाए। तो ये कब हो सकता है? पहला, इकोनॉमिक कोलैप्स। अगर कनाडा की जो इकोनॉमी है वो सीवियरली कोलैप्स कर जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो वो यूएस की मदद ले सकते हैं। तो क्या अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाना चाहते हैं? पहली चीज ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड डेफिसिट को वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा जो है वो इंपोर्ट कर रहा है जो माल, उसका जो क्वांटिटी है उसको कम किया जाए। लेकिन इससे हो क्या सकता है? इससे कनाडा की इकोनॉमी भी क्रिपल कर सकती है। बट एक पॉइंट आपको एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, कनाडा भी क्या कर सकता है? टैरिफ्स लगा सकता है यूएस के गुड्स पे भी, तो कहीं ना कहीं वो चीज बैलेंस भी हो सकती है। दूसरा, अगर कोई पॉलिटिकल शिफ्ट हो जाए, कनाडा के अंदर ऐसे पॉलिटिशियंस पावर में आ जाएं जो कि प्रो यूएस हो, उसके बाद में भी हमें विलिंगली जो है कनाडा ये कोशिश कर सकता है कि हम मर्ज होना चाहते हैं या फिर हम 51st स्टेट बनना चाहते हैं। दूसरा, अगर रेफरेंडम या पब्लिक सपोर्ट मिले, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कैनेडियंस, मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियंस इस फेवर में हो कि हमें यूएस का पार्ट बनना है, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही हाईली इम्प्रॉबेबल है, और ये प्रोसेस जो है डेमोक्रेटिक तो हो सकती है, बट कैनेडियंस ऐसा सोचें वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये होगा क्यों नहीं? पहली चीज, जो कैनेडियंस हैं वो अपनी सॉवरेनिटी को बहुत वैल्यू करते हैं, और इस आइडिया को वो काफी टाइम से रिजेक्ट करते हुए नजर आए हैं। और जो यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो एंटायरली डिफरेंट है कनाडा से भी, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, गवर्नेंस में हो, या फिर वो आपके गन लॉज में हो, राइट। फिर है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर बनाना, यानी कि कोवर्जन, यानी कि फोर्स का यूज करना। जैसे कि अभी ट्रेड वॉर्स और टैरिफ्स की बात की जा रही है। क्यों किया जा रहा है ट्रेड वॉर्स? जिससे कि कनाडा की जो इकोनॉमी है उसको क्रिपल किया जाए, उसको बर्बाद किया जाए, और वो खुद ऐसा बोले कि हमें जुड़ना है। बट अगेन हाईली अनलाइकली है, बहुत पॉसिबिलिटी कम है, बट सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर कनाडा को मर्ज करने की है तो वो यही तरीका है, वो यही तरीका है, राइट। फर्स्ट वाला तरीका भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वोंट हैपन, और जो थर्ड वाला हम बात करेंगे वो भी तरीका नहीं है, राइट। फिर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, यानी कि एलाइज को प्रेशराइज किया जाए कि आप कनाडा के साथ में कट ऑफ कर लीजिए, राइट। ये बात की जा रही है कि जो भी कनाडा को सपोर्ट करते हैं या फिर जो यूएस के एलीज हैं, वो उनको बोला जाए कि आप कनाडा के साथ टाई कट कर लीजिए। तो एक तरफ तो आपने ट्रेड वॉर लगा दी, बाकी आप क्या कर रहे हो? एलीज को प्रेशर में डाल रहे हो कि आप इनसे कनेक्ट कर लो। तो क्या होगा? आपका धीरे धीरे आइसोलेशन होने लग जाएगा, और आइसोलेशन में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू दिस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। और फिर बात करते हैं एनर्जी एंड रिसोर्स कंट्रोल की, कि जो एनर्जी डिपेंडेंट है कनाडा, जैसे ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी पे, उसको एज अ लेवरेज, उसको एज अ स्ट्रेटेजिक पर्पस के तौर पे यूज किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है? चांसेस ज्यादा सबसे इसके ही है, बट पॉसिबल क्यों नहीं है? पहली चीज, अगर इकोनॉमिक वॉरफेयर होता है, अगर ट्रेड वॉर्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्रीज को डैमेज करेगा। और यहां पे कनाडा के भी कुछ सपोर्टर्स हैं, चाहे से वो यूके हो, चाहे से वो ईयू हो, चाहे से वो चाइना हो, तो वो भी कनाडा के सपोर्ट में आते हुए नजर आएंगे। और थर्ड है मिलिट्री इन्वेजन। ये एक्सट्रीमली इम्प्रॉबेबल, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो यूएस इन्वेड कर सकता है, बट लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग है। कनाडा में पहली बात तो इन्वेड करना, जब खुद अमेरिका चाह रहा है कि हम मिडिल ईस्ट से अपने सोल्जर्स को निकाल लें, हम रशिया यूक्रेन से अपना पैसा खींच लें, तो वो क्यों एक दूसरी वॉर छेड़ने की कोशिश करेगा? और जिस तरीके से कनाडा का एक बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, हार्श विंटर्स है, वहां पे ये चीज लॉजिस्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। दूसरी चीज, कैनेडियंस भी फाइट करेंगे, और ये एक लॉन्ग वॉर का फॉर्म निकल के आएगा, या एक वॉर के इसको बदलाव वॉर में हो जाएगा, और वॉर में अगेन अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि हम जाएं, और कनाडा भी नहीं चाहेगा कि हम जाएं, जिस तरीके से भी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर और जिस सिचुएशन मैंने आपको डिस्क्राइब करी, और डोनाल्ड ट्रंप का वैसा विजन भी नहीं है। और फिर उसके बाद में इंटरनेशनली कंडेम भी किया जाएगा, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो यूएन हो, चाहे यूएस एलीज हो, वो क्या करेंगे? वो रिटेलिएट करेंगे सैंक्शंस के साथ में या फिर मिलिट्री इन्वेंशन के साथ में। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है? पहली चीज आपको मैंने बता दिया, थ्योरेटिकल लॉजिस्टिकली चैलेंज है, मेट विद रेजिस्टेंस, बट आपको यह पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कि कनाडा एक नेटो मेंबर है। अगर यूएस ने कनाडा पे अटैक किया और जो नेटो ट्रीटी है उसके
रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी भी नेटो मेंबर को अटैक करते हो तो बाकी सारी कंट्रीज आप पे अटैक कर देगी, और वो चीज भी हमारे सामने पॉसिबल नजर नहीं आती है, राइट। और अगर मिलिट्री टेक ओवर हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूएन और यूएस एलीज जो है वो रिटेलिएट करेंगे, राइट। होपफुली आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी, जिसमें मैंने सारी चीजों के बारे में बात करी है, कैसे सारे इवेंट्स अनफोल्ड हुए, क्यों यूएस जो है वो कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहता है, क्या उसको फायदा है, क्या कनाडा को फायदा है, क्या क्या किस तरीके से इवेंट्स हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों कनाडा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है और किन किन तरीके से यूएस उसको हथिया सकता है। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है काफी सारे ऑफर्स, इग्नाइट 2026, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, जो स्टार्ट हो रहा है फरवरी 11 से। प्लीज मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज UV50, right? You will get the maximum discount. If you will have any doubt, you can comment in the descriptions, right? अगेन हम एक ऑफलाइन यूपीएससी सीएससी बूट कैंप लेके आ रहे हैं, जो बाकी सेमिनार से डिफरेंट है। यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, हम प्योरली एकेडमिक्स की बात करते बनाए जाएंगे, जहाँ पे सरमत सर मिलेंगे, प्रतीक सर मिलेंगे, सुदर्शन सर मिलेंगे, आपको मृणाल सर मिलेंगे, एंड मधुकर सर भी मिलेंगे, जिसमें कि सारे मीडियम्स की जो भी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे। और ऐसे ही फरवरी 9 को हमारा अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, जिसमें आप अपनी रैंक जान सकते हैं। हमारे एजुकेटर्स ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को क्यूरेट किया है, आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे पूरे नेशनल लेवल पे स्टैंड करते हैं। सो अगेन, thank you very much for listening to me, giving me your precious time. Stay safe, stay happy, Shaba Khair. And always remember one thing, be a spokesperson for India.